नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बौद्धिक विरासत की दुनिया में हमारी गाइड होंगी वो महान किताबें जो उस दौर में लिखी गईं। ये हमें सीधे उस समय की कहानियों, उनके विचारों और उनके ज्ञान की दुनिया में ले जाएंगी। तो फिर शुरू किया जाए। कभी ये सवाल मन में आता है कि हजारों साल पहले जो लोग थे, उनकी सोच, उनकी कहानियां, उनके ज्ञान, इन सबको हम आज कैसे समझ सकते हैं? वो हमसे बात कैसे करते हैं? इसका जवाब छिपा है उस विशाल लाइब्रेरी में जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। देखिए, ये किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये तो गुजरे जमाने की आत्मा से एक सीधा संवाद है। आज हम इसी लाइब्रेरी के कुछ सबसे अहम हिस्सों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उन मजबूत स्तंभों से जिन पर भारतीय सोच की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये वो महाकाव्य और दर्शन है जो आज भी हमारी संस्कृति और सोच का एक बड़ा हिस्सा है। जरा इन दो महाकाव्यों के पैमाने और इनके असर के बारे में सोचिए। एक तरफ है वाल्मीकि की रामायण जो धर्म के रास्ते पर चलने की कहानी कहती है, और दूसरी तरफ है वेदव्यास का महाभारत जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जिंदगी, दर्शन और नैतिकता का एक पूरा विश्वकोश है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय साहित्य की असल बुनियाद हैं। ये साहित्यिक सफर हजारों सालों में फैला हुआ था और कमाल का विविध था। देखिए, ये महाकाव्यों के दौर से शुरू हुआ, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक पहुंचा जहां शासन कला के नियम लिखे गए। उसके बाद कालिदास के नाटकों का सुनहरा दौर आया और फिर धीरे धीरे कल्हण की रास्तरंगिणी जैसे व्यवस्थित इतिहास लिखे जाने लगे। हर दौर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। चलिए अब हम मिथकों और दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन प्रैक्टिकल किताबों की बात करते हैं जिन्होंने प्राचीन भारत में रोज की जिंदगी, विज्ञान और समाज के ढांचे को दिशा दी। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं, ये तो एक साम्राज्य चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसमें डिप्लोमेसी, जासूसी, आर्थिक मैनेजमेंट, हर चीज पर गहरी जानकारी है। ये हमें उस समय की राजनीति की एक ऐसी साफ तस्वीर देता है कि कैसे एक राजा को राज करना चाहिए। और हां, कला को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाता था। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ड्रामा, म्यूजिक या डांस कैसे करना है, बल्कि ये भी समझाता है कि इमोशंस यानी रस को दर्शकों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसने हजारों सालों से भारतीय कलाओं को एक मजबूत आधार दिया है। ये ज्ञान सिर्फ कला और राजनीति तक सीमित नहीं था, ये विज्ञान में भी फैला हुआ था। सोचिए, मेडिसिन में चरक और सुश्रुत ने सर्जरी जैसी एडवांस तकनीकों के बारे में लिखा, और गणित में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए जो सिद्धांत दिए वो अपने समय से कहीं आगे थे। वाकई क्रांतिकारी। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जिसे भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो वक्त था जब कालिदास जैसे महान कवियों और नाटककारों ने अपनी कलम से साहित्य को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। कालिदास की प्रतिभा तो बस कमाल की थी। उन्होंने सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अमर नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि रघुवंशम जैसे महाकाव्य और मेघदूतम जैसा अनोखा गीति काव्य भी लिखा। उनकी भाषा और कल्पना का जो जादू है वो आज भी पढ़ने वालों को मोह लेता है। वो सच में एक साहित्यिक जीनियस। और ये परंपरा कालिदास के बाद भी रुकी नहीं। 12वीं सदी में जयदेव का गीत गोविंद एक और मील का पत्थर बना। ये रचना भक्ति और श्रृंगार का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जिसका भारतीय साहित्य और कला पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब हम भारतीय लेखन में एक बहुत बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो दौर था जब लेखकों ने महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से थोड़ा हटकर ऐतिहासिक घटनाओं और राजाओं के वंश का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो ये बदलाव कुछ इस तरह हुआ। 7वीं सदी में बाणभट्ट ने राजा हर्ष की जीवनी लिखी, हर्षचरित। फिर 12वीं सदी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का एक सिलसिलेवार इतिहास लिखा। इसे अक्सर भारत का पहला सच्चा ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। और इसी दौर में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और फिर ऐतिहासिक लेखन में एक और ही क्रांतिकारी मोड़ आया। अब इतिहासकार नहीं बल्कि सम्राट खुद अपना इतिहास लिख रहे थे। ये एक अभूतपूर्व बात थी जिसने हमें शासकों के मन और उनकी दुनिया में सीधे झांकने का एक अनोखा मौका दिया। सम्राट बाबर का ये वाक्य इस नए दौर की भावना को पूरी तरह से पकड़ लेता है। उन्होंने अपने संस्मरण बाबरनामा में अपनी जीत और हार, अपनी कमजोरियां और ताकत सब कुछ बड़ी ईमानदारी से लिखा।
इससे इतिहास को एक बहुत ही व्यक्तिगत और मानवीय स्पर्श मिला और ये एक अद्भुत परंपरा बन गई। बाबर ने बाबरनामा लिखा। हुमायूं की जीवनी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा के तौर पर लिखी, जो उस दौर में एक महिला द्वारा लिखा गया एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती दस्तावेज है। जहांगीर ने अपनी डायरी तुजू के जहांगीरी लिखी और अकबर ने अबुल फजल से अपने शासन का पूरा ब्यौरा अकबरनामा में लिखवाया। तो जब हम इस पूरी विशाल साहित्यिक लाइब्रेरी पर एक नजर डालते हैं तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? इसका असली महत्व क्या है? जिन 53 ग्रंथों के सहारे हमने ये यात्रा की है वो तो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी इस विशाल बौद्धिक विरासत के महासागर की बस कुछ बूंदें हैं। ये विरासत हमें एक बात साफ तौर पे दिखाती है, भारत हमेशा से विचारों, कहानियों और ज्ञान की भूमि रहा है। और आखिर में चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जिस तरह इन किताबों ने अपने अपने युग को परिभाषित किया, अगर आज के हमारे इस दौर को भविष्य में किताब के रूप में याद किया जाए